हाँ, तो बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज जो अपन है एक नया क्लास की जो सीरीज चालू कर रहे हैं, और ये सीरीज जो है अपने पुराने बच्चों के लिए चालू कर रहे हैं। पुराने बच्चे वो जो कॉलेज चले गए हैं और जो बीएससी एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनके फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैथ आती है उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, तो उसकी अपन क्लासें लगवा रहे हैं। और ये क्लासें आपकी प्रॉपर रहेगी, जो भी आपके टॉपिक है सिलेबस के वो टॉपिक सारे करवाए जाएंगे आपको। और जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स वाले जो पॉइंट है आपका, इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस बता रहे हैं आपका। इसके अंदर आपको जो आरपी शर्मा सर हैं ये पूरी जो मैथ है आपकी वो करवाएंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, या आपको पहले कोई सा टॉपिक करना है, जितने भी आपके टॉपिक है वो हमारे पास है। इसके अलावा भी आपके लगे आपको कि सर हमारे को ये टॉपिक आता है अच्छे से, बच्चों को सब कुछ आता है, हाँ ऐसा मैं मानता हूँ। और आपको जो टॉपिक पहले करना है वो आप हमें बताइए ताकि हम वहाँ से ही स्टार्ट करें। लेकिन जो आज की जो पहली क्लास जो आपकी है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और किस हिसाब से आपको करवाना है कि एक थ्योरेटिकल आपको करवाना है या क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। लैंग्वेज जो आपकी है वो इंग्लिश रखनी है, हिंदी रखनी है, ये सारी बातें हमें आपसे पता चलेगी। आपका पैटर्न क्या है एग्जाम का, थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछा जाता है या उसकी विशेषता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो भी है आपका जो पेपर का मेथड है वो आप हमें बताओगे, ये किसके माध्यम से बताओगे, आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखोगे ताकि हमें पता चले। तो आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से, और आपके जो आरपी शर्मा सर हैं ये आपको करवाएंगे। तो आप लीजिए क्लास, ठीक है सर? ठीक है। हाँ तो दोस्तों, रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आरपी शर्मा आपको मैथ का बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए मैथ की जो क्लास है वो है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को ओवरव्यू कहते हैं। मैट्रिक्स परिभाषा सामान्य रूप से जैसे रो एंड कॉलम होता है, रो एंड कॉलम में किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएँ जो आयताकार अवयव में लिखी हो। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंतर्गत जो अवयव होते हैं, मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है अवयव, और जो ये मैट्रिक्स है इसके अंतर्गत ये उपस्थित जो भी है उनको अवयव कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत ये जो लाइन है इसको बोलते हैं पंक्ति को रो कह देते हैं। और जैसे ये लाइन है इसको बोलते हैं स्तंभ, यानी खड़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं कॉलम। जैसे इसमें ये कॉलम है और जो ये है वो इसमें ये रो है, पंक्ति है। जिससे इसके अंतर्गत यहाँ 3x3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 3 तो रो है और 3 कॉलम है। तीन रो है, 3 कॉलम है, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलमों की संख्या भी 3 है। जैसे ये एक पंक्ति हो गई, इसके 2 नंबर पंक्ति हो गई, 3 नंबर पंक्ति हो गई। उसी प्रकार ये 1 नंबर कॉलम है, ये 2 नंबर कॉलम है, ये 3 नंबर कॉलम है, यानी इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। और जिस प्रकार ये एक ब्रैकेट के अंतर्गत लिखी जाती है, इस प्रकार तो मैट्रिक्स को लिखा जाता है। जबकि अगर अपन ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट जल्दबाजी में, वो ये तो मैट्रिक्स के लिए आता है ये सिंबल तो, और जो ये सिंबल है वो सारणिक के लिए आता है। हाँ तो दोस्तों, एक बार रिवीजन और करवा देता हूँ आपको। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को कहते हैं अवयव। जैसे इसकी सामान्य परिभाषा है, रो है और कॉलम है, उसका एक निश्चित क्रम होगा, उसमें व्यवस्थित संख्याएं होगी जिनका आकार एक आयताकार रूप में अवयव उपस्थित होंगे, लिखी जाएगी, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स है अपनी, इसके अंतर्गत 3 तो पंक्तियाँ हैं अपने और 3 ही कॉलम है। यानी जो यहाँ पर ये दर्शाया जाता है, ये इसका मतलब होता है कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स में। जैसे इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ये एक मैट्रिक्स का सिंबल होता है जिसमें इस प्रकार लिखा जाता है, और अपन इस प्रकार सीधा लिख देते हैं, वो एक सारणी के रूप में होता है। हाँ तो दोस्तों, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स का सामान्य रूप,
जैसे अवयव का सामान्य रूप निम्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार ये मैट्रिक्स है A1 A12 A13 A21 A22 A23 डैश डैश आगे भी उसी प्रकार ये जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें जो A11 है A12 है A13 है, ये एक मैट्रिक्स के क्या है अवयव है। इसमें जैसे A11 है, A11 का मतलब है कि A तो अवयव है, इसमें 1 का अर्थ है कि 1 का एक अर्थ होता है जैसे प्रथम 1 है उसका अर्थ तो है कि रो, प्रथम रो, और यहाँ दूसरा 1 है उसका अर्थ है कि प्रथम कॉलम, प्रथम कॉलम। मतलब जैसे A11 है इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के अंतर्गत प्रथम रो के प्रथम कॉलम में ये अवयव उपस्थित है। जैसे कि अभी अपन बात करें A22 की बात करें तो A22 जो अवयव है वो मैट्रिक्स में दूसरी रो, दूसरी पंक्ति के अंतर्गत और दूसरी कॉलम स्तंभ के अंतर्गत है। इसका अर्थ ये है कि ये मैट्रिक्स के अवयव है जो इसकी लोकेशन बताता है। ये अवयव है, इसके जो पदांश में ये 2 लगा हुआ है ये मैट्रिक्स की लोकेशन बता रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार जिसको अपन एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार जैसे कि अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स का ये सामान्य रूप था, इसको अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि अपने पास एक मैट्रिक्स हो, जैसे कि 2 हो, -3 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये अपनी एक मैट्रिक्स है। इसके अंतर्गत अपने पास 3 तो इसमें रो है, 3 ही इसमें कॉलम है, तो यहाँ पर 3 रो इंटू 3 कॉलम है। इसमें अब जैसे एक मैट्रिक्स के अवयव उपस्थित है, इसको अपने को मैट्रिक्स के अवयव की लोकेशन के बारे में बताना हो। जैसे इधर अपन सामान्य मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक सामान्य मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की अपन तुलना करेंगे इस मैट्रिक्स से। ये अपनी सामान्य मैट्रिक्स है, ये एक एग्जांपल लिया है अपने, ये अपने अवयव है। इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से तुलना करेंगे। जैसे अपने को A22 का अवयव का मान ज्ञात करना हो, जैसे A22 इसका मान ज्ञात करना है अपने को, दोनों मैट्रिक्स की तुलना करनी है। अब A22 का मतलब है कि जो यहाँ पर दूसरा रो है और दूसरा ही कॉलम है उसके अवयव जो भी है उसको इससे तुलना करना पड़ेगा। जैसे इसमें A22 है मतलब दूसरी रो कौन सी है, ये वाली, और सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा अवयव आ रहा है, ये वाला। इसके लिए जैसे A22 का मान अपन देखें तो इसमें आएगा 6। उसी प्रकार अपन देखना चाहिए कि A11 की वैल्यू निकालनी हो तो A11 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ए तो क्या है अवयव है, इसकी लोकेशन क्या है 1 1, यानी प्रथम रो और प्रथम कॉलम। अब प्रथम रो और प्रथम कॉलम में कौन सा है, ये तो इसका प्रथम रो है, ये इसका प्रथम कॉलम है, तो इसमें जो ये अवयव आ रहा है वो यहाँ है, तो A11 की वैल्यू होगी 2। उसी प्रकार अपन सभी का मान निकाल सकते हैं। जैसे A31 की वैल्यू निकालनी हो अपने को, A31 का मतलब है A तो अवयव के लिए आया है लेकिन 3 रो के लिए आया है, 1 कॉलम के लिए आया है, मतलब थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में। जैसे थर्ड रो तो ये है, इसका प्रथम कॉलम ये वाला है, तो थर्ड रो के प्रथम कॉलम में कौन सा अवयव आ रहा है 8, तो A31 का वैल्यू होगी 8। जैसे कि मैट्रिक्स से संबंधित अपना पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि 2 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है अपने पास, इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है। जिसकी एक मैट्रिक्स है उसको इस समीकरण में रखकर उसकी वैल्यू को मान ज्ञात करना है अपने को। जैसे इसके लिए अपन एक मैट्रिक्स बनाते हैं, अपने को मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2 तो रो और 3 कॉलम हो। इसमें अपने को A11 A12 A13 A21 A22 और A23, यानी कि जिसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है, ये अपनी मैट्रिक्स है। इसके अंतर्गत अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। जो I की वैल्यू होगी वो इसके रो का मान होगा, और जो J की वैल्यू होगी वो अपने कॉलम की वैल्यू होगी, मतलब कौन सा नंबर का कॉलम है। I इक्वल टू रो और J इक्वल टू कॉलम।
ये जैसे अपने को a11 के लिए वैल्यू ज्ञात करनी है, a11 के लिए मान ज्ञात करना है, तो इसमें i की वैल्यू है वो तो 1 होगी और j की वैल्यू है वो भी 1 होगी। तो अपने का जो समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ ये समीकरण है अपना a i j इक्वल टू i प्लस 2j, इसके अंतर्गत अपने को वैल्यू मान रखने होंगे। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसके समीकरण 1 में मान रखेंगे इसका, और इसके लिए अपन समीकरण i की वैल्यू है यहाँ पर 1 और j की वैल्यू भी है 1, तो इस समीकरण में लिखते हैं अपन i11 की वैल्यू, तो i की वैल्यू 1 प्लस 2 और j की वैल्यू 1 लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू 3, यानी इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे यानी 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अपने को जैसे दूसरे अवयव की वैल्यू ज्ञात करनी हो, जैसे कि इसमें a21 की वैल्यू ज्ञात करनी हो आप अपने को, तो इसमें देखते हैं कि इसमें 2 1 है, 2 है, तो 2 तो इसमें रो है और 1 है जो कॉलम है, तो रो की वैल्यू होगी वो तो i होगी और कॉलम की वैल्यू होगी वो j होगी। उसी प्रकार इसमें देखते हैं अपन, इसको वैल्यू रखते हैं इसके अंतर्गत, जैसे इसमें रो की वैल्यू तो 1 है, 2 है, जबकि इसमें कॉलम की वैल्यू कितनी है 2 × 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने सोल्व करने पर 5 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें अब सेकंड नंबर अवयव है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो अपने को, तो a12 का मतलब हो गया इसमें i की वैल्यू तो 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो इसको अपन इस समीकरण में मान लिखेंगे इसका, तो i की जगह 1 लिख देंगे, 2 प्लस j की जगह 2 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। उसी प्रकार अपनी वैल्यू ज्ञात करनी हो a13 की, तो a13 की वैल्यू लिखेंगे, i की जगह 1 लिख देंगे प्लस 2 j की जगह 3 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 × 6 + 1 7 हो जाएगी। इसी प्रकार अपने को भी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो, जैसे a21 की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो a21 का मतलब है कि यहाँ i की वैल्यू तो 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो इसी प्रकार इसमें अपन वैल्यू लिखेंगे, तो i का मान तो 2 है प्लस 2 × j की वैल्यू 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसमें जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी प्रकार अपन a22 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, 2 + 2 × 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 6 हो जाएगी। इसी प्रकार अपन इसकी a23 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इसमें i का मान तो 2 है और j का मान 3 है, तो इसके अंतर्गत जैसे अपने इसका मान रखा, i की वैल्यू तो 2 प्लस × 2 × 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8। इस प्रकार अपने इसके मैट्रिक्स के सभी अवयवों का मान ज्ञात किया, जैसे इसमें अपने को a11 का मान पहले ज्ञात किया था, इसी प्रकार a12 की वैल्यू ज्ञात की, तो a12 के लिए अपन i का मान 1 था, j का मान 2 था, इसको मान को इस समीकरण में रखा, i की जगह 1 रखा, j की जगह 2 रखा, तो सोल्व करने पर इसका मान 5 आ गया, a12 का मान, a13 का मान यहाँ पर 7 आ गया। इसी प्रकार मैट्रिक्स के सभी अवयवों का मान हमने ज्ञात किया। जैसे कि ये 2 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है अपने पास, उसके ये समीकरण दे रखा aij = i + j, इसके अंतर्गत है। जैसे कि अपन देखते हैं इस मैट्रिक्स की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 × 3 ऑर्डर की, यानी इसमें 2 तो रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, a11 a12 a13 a22 a2 a21 a22 a23, यानी 2 × 3, इसमें 2 ये मैट्रिक्स है अपने पास। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उस समीकरण के अकॉर्डिंग। जैसे कि इसमें अपन देख पा रहे हैं कि a11 की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, तो a11 का मतलब है कि इसमें i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो i और j की वैल्यू समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इस समीकरण 1 में i और j की वैल्यू रखेंगे अपन,
तो 1 + 1 करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो मतलब A11 का मान आ जाएगा 2। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि A12 की वैल्यू ज्ञात करनी हो अपने को, तो A12 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें I की वैल्यू तो 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो इसमें अपन इसमें मान रखेंगे, तो I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह 2 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि A13 की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो इसमें I की वैल्यू तो है 1 और J की वैल्यू है 3। तो इसी प्रकार अपन ज्ञात करते हैं, इस समीकरण में मान रखते हैं, तो I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 3 रख दिया, तो यहाँ पर होगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार A21 की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो इसमें I की वैल्यू तो 2 है और J की वैल्यू है यहाँ पर जो है 1 है, तो इसमें इस मान को अपन समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 की जगह तो अपन रख देंगे 2 प्लस I की जगह तो अपन रख देंगे 2 प्लस J की जगह रख देंगे 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। उसी प्रकार अपन A22 और A23 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार इसमें 2 + 2 करने पर इसका मान हो जाएगा 4 और 2 + 3 करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। इसका जो दी गई थी उसकी वैल्यू ज्ञात की है, ये अवयव है, इनका मान रखना है। जो यहाँ पर ये 1 1 दे रखा है, एक I का मान है और एक J का मान है, तो इसमें 1 की जगह I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह 1 रख देंगे, तो इसका मान 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अपन ने A11 की वैल्यू ज्ञात की, उसी प्रकार मैट्रिक्स के सभी अवयवों का मान ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार A12 की वैल्यू ज्ञात की, तो A12 के लिए I का मान तो 1 हो गया, जबकि J का मान 2 है, तो यहाँ वैल्यू रखने पर A12 का वैल्यू हो जाएगी 3। उसी प्रकार A13 का मान ज्ञात करेंगे तो 4 आ जाएगा, A21 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 3 आ जाएगा, A22 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 4 आएगा, A23 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार जो कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसके अवयवों का मान ज्ञात करना उस समीकरण के अकॉर्डिंग, तो इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, तो मैट्रिक्स में एक तो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह होती है वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, वह रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल से अपन देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है जिसमें -1 0 3 है, जिसमें एक ही रो है, मतलब एक ही पंक्ति हो और कॉलमों की संख्या 3 है इसमें, तो इसमें एक रो और 3 कॉलम है, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कॉलम तो 5 है लेकिन रो एक ही हो रही है, जैसे पंक्ति तो 1 है, इसमें कॉलमों की संख्या 5 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को अपन किस प्रकार लिखेंगे, 1 × 5 से प्रदर्शित करेंगे इस मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स है जैसे इसमें एक रो और 5 कॉलम है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। उसी प्रकार जैसे कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो वह मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वह कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल से अपन देखते हैं, इसमें कॉलम तो 1 है लेकिन इसमें रो की संख्या 3 है, तो इसी प्रकार यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जिसमें रो तो 3 है लेकिन कॉलम 1 ही है। ये एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स का है। वह मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, और वह मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो रो मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स के प्रकार चल रहे थे, मैट्रिक्स के प्रकार में अपन ने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया। 3 नंबर मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स होती है जिसके सभी अवयवों का मान 0 हो, वह जीरो मैट्रिक्स होती है। जिस प्रकार इसमें देख सकते हैं कि अवयव के अंदर सभी की वैल्यू 0 है, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 × 1 है, इसमें अवयव है उसका मान 0 है। दूसरी मैट्रिक्स में देख लेते हैं कि इसमें 1 × 3 है, मतलब एक तो रो है और 3 कॉलम है, वह भी उस मैट्रिक्स के भी सभी अवयवों का मान 0 है। उसी प्रकार वर्ग 4 नंबर मैट्रिक्स होती है वर्ग मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का मान समान हो, जैसे कि इसमें अपन देख पा रहे हैं कि वर्गावयव का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब वर्ग हो जिसमें रो और कॉलम का मान समान हो। वह जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की वैल्यू समान हो वह वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 की। इसी प्रकार इसमें 2 तो रो है और 2 ही कॉलम है। रो और कॉलमों की संख्या समान होने के कारण ये वर्ग मैट्रिक्स है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसमें भी दो ही तो रो है और 2 ही कॉलम है, इस कारण ये एक वर्ग मैट्रिक्स है इसके। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा कि प्रथम है कि रो मैट्रिक्स, द्वितीय है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड
थर्ड है जीरो मैट्रिक्स और फोर्थ नंबर है वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, 5 नंबर है मैट्रिक्स का प्रकार विकर्ण आव्यूह व वर्ग आव्यूह। जैसे अपने पीछे पढ़ा था वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी में जिसमें मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, जैसे A1 है, A12 है, A13 है, डैश डैश ANN है, वो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे उनके अतिरिक्त शेष सभी अवयवों का मान शून्य हो, वह मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। इसी प्रकार इसमें अपन देख पा रहे हैं, जैसे कि ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, इसके अतिरिक्त सभी अवयवों का मान शून्य है, तो ये क्या मुख्य विकर्ण के मान है, ये वर्ग मैट्रिक्स ही है। लेकिन उसमें जो मुख्य विकर्ण आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव A11, A22, A33, ANN के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य है और विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इस प्रकार अपन इसमें देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स में कि इसमें मुख्य विकर्ण के मान तो है, इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में देख पा रहे हैं कि इसमें मुख्य विकर्ण ये होता है, इसमें मुख्य विकर्ण का तो कुछ ना कुछ मान है, लेकिन अन्य सभी अवयवों का मान शून्य है। जिस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का तो कुछ मान हो लेकिन अन्य अवयवों का मान शून्य हो, वह विकर्ण आव्यूह कहलाती है। जिस 6 नंबर की मैट्रिक्स है अदिश मैट्रिक्स, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के मान समान है अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन जो मुख्य विकर्ण है, जिस प्रकार ये मुख्य विकर्ण है, इसके मान समान होंगे। ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, इसके मान तो समान होंगे, जबकि इसमें विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के मान थे वो भिन्न भिन्न थे। जबकि अदिश मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि मुख्य विकर्ण के जो भी मान है वो समान रहेंगे और इसके अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी और अवयवों के मान होंगे वो शून्य होंगे। जिस प्रकार ये मैट्रिक्स है 3x3 की है, इसमें k की वैल्यू तो समान है लेकिन अन्य अवयव है उनकी मान शून्य है। इस प्रकार ये जो मैट्रिक्स है उसके अंतर्गत ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण की वैल्यू तो समान है और अन्य सभी अवयवों का मान शून्य है, हो वह मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। जिस प्रकार ये है विकर्ण आव्यूह है और अदिश मैट्रिक्स है, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए अपन लोगों ने, स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो होगी, ये समान होंगे, इसके रो और कॉलम का मान तो समान होगा स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही। लेकिन जो विकर्ण आव्यूह है इसके अंतर्गत जो मुख्य विकर्ण होगा उसका मान तो कुछ होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो अन्य अवयव है उनका मान शून्य होगा। इसी प्रकार इसमें देख पा रहे हैं अपन कि ये मुख्य विकर्ण है, इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन जो अन्य अवयव है उनका मान शून्य है। इसी प्रकार अदिश मैट्रिक्स में देख पा रहे हैं अपन कि वर्ग आव्यूह है, मतलब रो और कॉलम के मान तो समान है, लेकिन जो मुख्य विकर्ण है उसका मान भी समान होगा। जिस प्रकार अपन इसमें देख पा रहे हैं कि मुख्य विकर्ण का मान समान है, तीनों के लिए k है और अतिरिक्त जो भी अवयव है उनका मान शून्य है। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह का दूसरा नाम है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो तथा इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। इस इकाई आव्यूह को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि I2 है, I2 का मतलब है कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें ये मुख्य विकर्ण डालते हैं। मुख्य विकर्ण डालने पर जो मुख्य विकर्ण की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास इकाई का अंक आ रहा है, इसलिए जो ये वैल्यू इकाई का अंक आ रहा है, इसलिए ये इकाई आव्यूह का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार I3 में देख पा रहे हैं कि अपन 3 रो और 3 कॉलम है, इसके अंतर्गत अपन एक मुख्य विकर्ण डालते हैं। मुख्य विकर्ण डालने पर अपने को पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स के अवयव है उनका इकाई का अंक आ रहा है। इसी प्रकार I4 के लिए देख लेते हैं, इसमें 4 रो और 4 कॉलम है। इस प्रकार इसमें जो मुख्य विकर्ण डालने पर जो इकाई का अंक आ रहा है सभी का वैल्यू, तो यहीं पर जाकर अपने मैट्रिक्स के प्रकार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अपन देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स के 7 प्रकार पढ़े हम लोगों ने। उसमें पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें एक रो और जिस प्रकार अभी हमने बताया था उसका एग्जांपल, जिसमें एक रो मतलब एक पंक्ति हो तो वह रो मैट्रिक्स कहलाती है। और एक बताई थी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो वह कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। फिर उसके बाद बताया था कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें अवयवों के मान सब शून्य हो।
सभी अवयव शून्य हो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद बताया था वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में मतलब ये है कि जिसमें रो और कॉलम का मान समान हो वह वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद बताया था कि अदिश मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो वह वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। और उसके बाद आती है विकर्ण मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण का मान समान हो लेकिन अन्य सभी अवयवों के मान शून्य हो वह मैट्रिक्स अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो वर्गावयव कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अदिश मैट्रिक्स की। अदिश मैट्रिक्स और विकर्ण अवयव दो पढ़े थे अपन ने। विकर्ण अवयव में के अंतर्गत अपन देख पा रहे हैं कि जो मुख्य विकर्ण था उसका कुछ ना कुछ मान था और अन्य सभी अवयव तो मैट्रिक्स के वो शून्य थे, तो वह मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं अदिश मैट्रिक्स की। अदिश मैट्रिक्स के अंतर्गत अपन देख पा रहे हैं कि जैसे मुख्य विकर्ण के मान समान थे और अन्य सभी अवयव थे उनका मान शून्य था। और जो अपने इकाई अवयव है उसके अंतर्गत देख रहे हैं कि वर्ग अवयव है, लेकिन इस मैट्रिक्स में अपन देख पा रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो इकाई का अंक है और अन्य सभी अवयव है वो शून्य है। इसी प्रकार अपने मैट्रिक्स के सातों प्रकार कंप्लीट होते हैं। और जो मैट्रिक्स की सामान्य इंट्रोडक्शन और 7 प्रकार थे, इनमें से 1 या 2 प्रकार आपको पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आए तो, और कमेंट करके बता देना कैसा पढ़ाया, कैसा क्या हुआ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।